विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 25 मार्च 1973 दोपहर से 8 नवंबर 1973 अपराह्न 64:64 तक दिए गए ओएसओश की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्काईहूटिंग पर ओशो स्पीड में जाने के लिए एक कैज़म शरीर में चमकता हुआ अत्यधिक मात्रा में हंगर के बिगिनिंग पर, हंगर के अंत में UNINTERRUPTRELY अवेयर यह बहुत सरल दिखता है। शीत की शुरुआत में, डर के दौरान, घबराहट के दौरान या भूख लगने से पहले भी अनइंटरप्टेडली अवेयर बहुत सी बातों को समझना होगा। छींकने जैसी बहुत ही सरल क्रियाओं का उपयोग उपकरणों के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि वे जो भी सरल दिखते हैं वे बहुत जटिल हैं, और आंतरिक तंत्र एक बहुत ही नाजुक चीज है। जब भी आपको लगे कि कोई छींक आने वाली है, और छींक बिल्कुल नहीं आ सकती है, यह बस गायब हो सकता है, क्योंकि एक छींक एक गैर स्वैच्छिक चीज है, अचेतन, गैर स्वैच्छिक। आप स्वेच्छा से छींक नहीं सकते, आप इसे नहीं कर सकते हैं। तुम कैसे कर सकते हो? कितना बेबस आदमी है। आप एक छींक को नहीं कर सकते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप इसे बाहर नहीं ला सकते। एक ही छींक, इतनी छोटी सी बात, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। यह गैर स्वैच्छिक है, जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन के कारण ऐसा नहीं होता। यह आपके कुल जीव, आपके कुल शरीर के कारण है। और दूसरी बात, जब आप सतर्क हो जाते हैं, जब छींक आ रही होती है, आप इसे नहीं ला सकते, लेकिन जब यह आ रही है, यदि आप सतर्क हो जाते हैं, तो यह नहीं आ सकती है, क्योंकि आप इस प्रक्रिया में कुछ नया ला रहे हैं। सतर्कता, यह गायब हो सकता है, लेकिन जब छींक गायब हो जाती है और आप सतर्क होते हैं, तो एक तीसरी बात होती है। सबसे पहले, एक छींक गैर स्वैच्छिक है, आप एक नई चीज लाते हैं, सतर्कता। जब सतर्कता आती है, तो छींक नहीं आ सकती है। यदि वास्तव में आप सतर्क हैं, तो यह नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर एक तीसरी बात होती है, छींक के माध्यम से जो ऊर्जा निकलने वाली थी, वह कहाँ चलती है? यह आपकी सतर्कता की ओर अग्रसर है। अचानक एक फ्लैश होता है, एक बिजली, आप और सतर्क हो जाते हैं। छींक से फेंकी जाने वाली ऊर्जा सतर्कता में बदल जाती है। अचानक आप अधिक सतर्क हो जाते हैं, उस फ्लैश में, उस बिजली में। यहाँ तक आत्मज्ञान भी संभव है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मामले इतने सरल हैं, वे बेतुके लगते हैं, उनका वादा बहुत ज्यादा लग रहा है। छींक के माध्यम से कोई कैसे प्रबुद्ध हो सकता है? लेकिन छींकना सिर्फ छींकना नहीं है, आप इसमें पूरी तरह से शामिल हैं। आप जो भी करते हैं या जो भी आपके साथ होता है, वह कुल भागीदारी है। फिर से निरीक्षण करें, जब भी कोई छींक होती है, तो आप पूरी तरह से पूरे शरीर, पूरे दिमाग के साथ उसमें होते हैं। यह सिर्फ आपकी नाक नहीं है जिसमें छींक आ रही है, हर फाइबर, आपके शरीर की हर कोशिका इसमें शामिल होती है। एक सूक्ष्म काम, एक सूक्ष्म तरंग पूरे शरीर में चला जाता है, और इसके साथ पूरा शरीर केंद्रित हो जाता है। और जब छींक हुई है, तो पूरा शरीर आराम करता है। लेकिन इसके लिए सतर्कता लाना मुश्किल है। यदि आप इसके लिए सतर्कता लाते हैं, तो यह नहीं होगा, और यदि ऐसा होता है, तो आप जान सकते हैं कि सतर्कता नहीं थी। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए स्नीजिंग के स्टॉप पर, क्योंकि अगर यह शुरू हो गया है, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तीर चला गया, अब आप इसे बदल नहीं सकते। तंत्र शुरू हो गया है, ऊर्जा जारी होने के रास्ते में है, इसे रोका नहीं जा सकता। क्या आप एक छींक को बीच में रोक सकते हैं? आप इसे बीच में कैसे रोक सकते हैं? जब तक आप तैयार होते हैं, तब तक यह हो चुका होता है। आप इसे बीच में नहीं रोक सकते। शुरुआत में ही सतर्क हो जाएं। जिस क्षण आपको अनुभूति होती है कि यह आ रहा है,
सतर्क हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें और ध्यान रखें, अपनी कुल चेतना को फोकस पर लाएं जहां आप एक आने वाले छींक की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। बस शुरुआत में सतर्क रहें, छींक गायब हो जाएगी और ऊर्जा अधिक सतर्कता में बदल जाएगी। और क्योंकि छींक में पूरा शरीर सम्मिलित है, पूरा तंत्र सम्मिलित है, यह एक रिलीज तंत्र है और आप इस क्षण सतर्क हैं। कोई मन नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, कोई ध्यान नहीं होगा। एक छींक में सोच रुक जाती है। यही कारण है कि इतने सारे लोग सूंघना पसंद करते हैं। यह उन्हें असंतुलित करता है, उनके दिमाग को अधिक आराम महसूस होता है क्योंकि एक पल के लिए सोच रुक जाती है। सूंघने से उन्हें बिना किसी सोच के एक झलक मिलती है। सूंघ के माध्यम से जब छींक आती है तो वे मन नहीं होते हैं, वे शरीर बन जाते हैं। सिर एक पल के लिए गायब हो जाता है, लेकिन यह अच्छा लगता है। यदि आपको सूंघने की आदत हो गई है तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। यह धूम्रपान की तुलना में एक आदत को और अधिक भीगने वाला है। इसके पहले धूम्रपान कुछ भी नहीं है, यह अधिक गहराई से प्रवेश करता है। क्योंकि धूम्रपान सचेत है और छींक अचेतन है, धूम्रपान छोड़ने के लिए धूम्रपान छोड़ना अधिक कठिन है और धूम्रपान को बदला जा सकता है, प्रतिस्थापन पाया जा सकता है, लेकिन सूंघने का कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि वास्तव में छींकना शरीर में एक बहुत ही अनोखी घटना है। केवल दूसरी चीज जिसकी तुलना की जा सकती है और जिसकी तुलना की गई है वह है सेक्स एक्ट, जो लोग फिजियोलॉजी के संदर्भ में सोचते हैं। वे कहते हैं कि सेक्स एक्ट सिर्फ यौन अंग के माध्यम से छींक रहा है और समानता है। यह 100% सही नहीं है क्योंकि बहुत अधिक सेक्स में शामिल है, अधिक से अधिक चीजें इसमें शामिल हैं, लेकिन शुरुआत में, बस शुरुआत में समानता है। नाक से कुछ बाहर फेंका जाता है और आप राहत महसूस करते हैं, और सेक्स अंग से कुछ फेंका जाता है और आप राहत महसूस करते हैं, और दोनों गैर स्वैच्छिक हैं। आप इच्छा के साथ सेक्स में कदम नहीं रख सकते। यदि आप कोशिश करते हैं तो आप असफल होंगे, विशेष रूप से पुरुष, क्योंकि आदमी के यौन अंग को कुछ करना होगा। यह सक्रिय है, आप इसका कृत्य नहीं कर सकते हैं। और यदि आप प्रयास करते हैं तो जितना अधिक आप प्रयास करेंगे उतना ही यह असंभव होगा। यह हो सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। इस वजह से पश्चिम में सेक्स एक समस्या बन गया है। पश्चिम सेक्स ज्ञान में यह आधी सदी विकसित हो गई है और हर कोई इसके बारे में इतना जागरूक हो गया है कि सेक्स अधिनियम अधिक से अधिक असंभव होता जा रहा है। यदि आप सतर्क हैं तो सेक्स असंभव होगा। अगर कोई आदमी प्यार करते समय सतर्क है तो वह जितना अधिक सतर्क होगा उतना ही मुश्किल होगा। वह इरेक्शन नहीं कर पाएगा, यह इच्छा शक्ति नहीं है। और यदि आप इसे करेंगे तो आप इसे खो देंगे। एक ही विधि, एक ही तकनीक का उपयोग सेक्स में किया जा सकता है, बस शुरुआत में। जब आप एक इरेक्शन की अनुभूति महसूस करते हैं, बस आपके पास आ रही है, लेकिन यह अभी तक नहीं आई है, तो आप सिर्फ कंपन महसूस करते हैं, सतर्क हो जाते हैं, कंपन खो जाएगा और वही ऊर्जा सतर्कता में चली जाएगी। तंत्र ने इसका उपयोग किया है, इसने कई तरह से कोशिश की है। एक सुंदर नग्न महिला ध्यान के लिए एक वस्तु के रूप में होगी और साधक ध्यानी नग्न महिला के सामने अपने शरीर, उसके रूप, उसके अनुपात पर ध्यान केंद्रित करने से पहले बैठेगा। बस अपने सेक्स केंद्र में पहली अनुभूति की प्रतीक्षा कर रहा है। जिस क्षण अनुभूति होगी उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, वह स्त्री को भूल जाएगा, वह अपनी आंखें बंद कर लेगा और वह सनसनी के प्रति सतर्क हो जाएगा। फिर सेक्स ऊर्जा को सतर्कता में बदला जा रहा है, उसे केवल नग्न
महिला पर ध्यान करने की अनुमति दी जाती है जब उत्तेजना महसूस होती है, जब उसे अपनी आंखें बंद करके अपनी अनुभूति की ओर बढ़ना पड़ता है और वहां सतर्क हो जाता है, जैसा कि छींकने में होता है। और यह फ्लैश क्यों होता है? क्योंकि मन वहां नहीं है। मूल बात यह है कि यदि मन नहीं है और आप सतर्क हैं, तो आपके पास स्टोरी होगा। आपको SAMHIHI की पहली झलक मिलेगी। विचार बाधा है, तो अगर किसी भी तरह से विचार गायब हो जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन विचार गायब होना चाहिए, तभी वहाँ सतर्कता है। सोचा कि नींद में भी गायब हो सकते हैं। जब आप बेहोश हो जाते हैं तो विचार गायब हो सकता है। कुछ दवा लेने पर विचार गायब हो सकता है, सोचा गायब हो जाता है, लेकिन फिर उस घटना के बारे में जागरूक होने के लिए कोई सतर्कता नहीं है जो विचार के पीछे छिपी हुई है। तो मैं ध्यान को विचारहीन चेतना के रूप में परिभाषित करता हूँ। आप विचारहीन और अचेतन बन सकते हैं, तब कोई अर्थ नहीं है। तुम विचार से सचेत हो सकते हो, आप पहले से ही वही हैं। इन दो चीजों को एक साथ लाओ, चेतना और विचारहीनता। जब वे मिलते हैं तो ध्यान होता है, ध्यान पैदा होता है, और आप बहुत छोटी चीजों के साथ कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी वास्तव में छोटा नहीं है। यहाँ तक एक छींक एक लौकिक घटना है अस्तित्व में। कुछ भी महान नहीं है और कुछ भी छोटा नहीं है। यहाँ तक एक मिनट का परमाणु पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है, और यहाँ तक एक छींक, एक बहुत ही परमाणु घटना आपको बदल सकती है। इसलिए छोटी या बड़ी चीजों को न देखें। कुछ भी छोटा नहीं है और कुछ भी बड़ा नहीं है। यदि आपके पास मर्मज्ञ आँख है, तो बहुत छोटी चीजें महत्वपूर्ण हैं। परमाणुओं के बीच ब्रह्मांड छिपे हुए हैं, और ब्रह्मांड और एक परमाणु के बीच आप यह नहीं कह सकते कि कौन महान है और कौन सा छोटा है। एक भी परमाणु अपने आप में एक ब्रह्मांड है, और सबसे बड़ा ब्रह्मांड परमाणु के अलावा कुछ भी नहीं है। तो महान और छोटे के संदर्भ में मत सोचो, कोशिश करो, मत कहो छींक में क्या हो सकता है। मैं पूरी जिंदगी छींक रहा हूँ और कुछ भी नहीं हुआ है। इस तकनीक को लाएं। बस सिनिंग ऑफ द स्टरिंग ड्यूरिंग फ्रेट। जब आप डर महसूस करते हैं और डर प्रवेश करता है, तो जब आप डर दर्ज करते हैं तो जागरूक हो जाते हैं और डर गायब हो जाएगा। सतर्कता के साथ कोई भय नहीं हो सकता है। जब आप सतर्क होते हैं तो आप कैसे डर सकते हैं? आप तभी डर सकते हैं जब आप सतर्कता खो देंगे। वास्तव में एक काय वह व्यक्ति नहीं है जो डरता है, एक काय वह व्यक्ति है जो सो रहा है, और एक बहादुर व्यक्ति वह व्यक्ति है जो भय के क्षणों में अपनी सतर्कता ला सकता है, तो भय मिट जाता है। जापान में वे अपने योद्धाओं को सतर्कता के लिए प्रशिक्षित करते हैं। बुनियादी प्रशिक्षण सतर्कता के लिए है, और बाकी सब कुछ माध्यमिक है। तलवारबाजी, तीरंदाजी, सब कुछ माध्यमिक है। यह ज्ञात है। यह महान ज़ेन मास्टर रिंजाई के बारे में कहा जाता है कि वह कभी सफल नहीं हुए, अपने तीरंदाजी में कभी सफल नहीं हुए। सही बिंदु पर, सही उद्देश्य के लिए उसका तीर हमेशा छूट जाता था। यह कभी सही मुकाम तक नहीं पहुंचा, और उन्हें सबसे महान धनुर्धरों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसलिए यह पूछा जाता है, रिंझाई को सबसे बड़े तीरंदाज के रूप में कैसे जाना जाता है जब वह किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हुआ और बिंदु हमेशा चूक गया। उसका तीर कभी सही बिंदु तक नहीं पहुंचा। तो कैसे? क्या वह सबसे महान धनुर्धारियों में से एक के रूप में जाना जाता है? रिंझाई के अनुयायियों का कहना है, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। हम तीर के अंत तक पहुंचने से चिंतित नहीं हैं। हम तब चिंतित हैं जब तीर इसकी शुरुआत करता है। यात्रा, हम रिंझाई के साथ संबंध रखते हैं। जब तीर धनुष छोड़ देता है, तो वह सतर्क होता है।
वह सब है, यह परिणाम नहीं है, यह अप्रासंगिक है। एक व्यक्ति रिंजाई का शिष्य था, वह खुद एक महान धनुर्धर था। वह अपने उद्देश्य से कभी नहीं चूकता था, और फिर वह सीखने के लिए रिंजाई आया। तो किसी ने कहा, आप किससे सीखने जा रहे हैं? वह एक मास्टर नहीं है, वह एक शिष्य भी नहीं है, वह एक विफलता। और आप एक महान गुरु हैं और आप सीखने के लिए रिंजाई जा रहे हैं। तो उस तीरंदाज ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं तकनीकी रूप से सफल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक चेतना का संबंध है, मैं असफल हूँ। वह तकनीकी रूप से असफल है, लेकिन जहाँ तक चेतना का संबंध है वह तीरंदाज और गुरु है, क्योंकि जब तीर निकलता है तो वह सतर्क होता है। और यही बात है, यह तीरंदाज जो एक तकनीकी रूप से मास्टर था, उसे रिंझाई के तहत वर्षों तक सीखना पड़ा, और हर दिन वह अपने लक्ष्य में 100% सटीक था। रिंझाई कहती, नहीं, तुम असफल हो। तकनीकी रूप से तीर सही तरीके से निकलता है, लेकिन तुम वहाँ नहीं हो, तुम सतर्क नहीं हो। तुम इसे अपनी नींद में ढीला कर दो। जापान में वे अपने योद्धाओं को पहले सतर्क रहने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, और बाकी सब कुछ गौण है। एक योद्धा एक बहादुर आदमी है अगर वह सतर्क हो सकता है, और यह द्वितीय विश्व युद्ध में महसूस किया गया था कि आप जापान के योद्धाओं से मेल नहीं खा सकते हैं। उनकी बहादुरी अतुलनीय है। कहाँ से आता है? शारीरिक रूप से वे इतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन चेतना में, सतर्कता में, भय प्रवेश नहीं कर सकता है। वे डरते नहीं हैं, और जब भी डर आता है तो वे ज़ेन के तरीकों को आजमाएंगे। यह सूत्र कहता है, ड्यूरिंग फ्राइट इन एंग्जाइटी, जब आप चिंतित, बहुत चिंताग्रस्त महसूस करते हैं, तो इसे आजमाएं। किसी के करने के लिए क्या है? जब चिंता होती है तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप इसे हल करने का प्रयास करें। आप विकल्प का प्रयास करते हैं, और आप इसमें अधिक से अधिक प्राप्त करते हैं। आप एक बड़ी गड़बड़ी पैदा करेंगे, क्योंकि चिंता को सोच के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। यह सोच के माध्यम से भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोच ही एक प्रकार की चिंता है। तो आप इसे और बढ़ने में मदद करें। सोच के माध्यम से आप इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, तुम इसमें और गहरे जाओगे। यह तकनीक कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो, बस सतर्क रहें, बस सतर्क रहें। मैं आपको एक और ज़ेन मास्टर बोकुजू के बारे में एक पुराना किस्सा बताऊंगा। वह एक गुफा में अकेला रहता था, अकेले ही, लेकिन दिन के दौरान या रात में भी वह कभी कभी जोर से कहता, बोकुजू, उसका अपना नाम। और फिर वह कहता, हाँ, मैं यहाँ हूँ, और कोई नहीं था। तब उनके शिष्य उनसे पूछते थे, आप बोकुजू को अपना नाम क्यों कह रहे हैं? और फिर कह रहे हैं, हाँ सर, मैं यहाँ हूँ। उन्होंने कहा, जब भी मैं सोच में पड़ जाता हूँ, मुझे सतर्क रहना याद रखना पड़ता है, और इसलिए मैं अपना खुद का नाम बोकू कहता हूँ। जिस क्षण मैं बोकुजू को फोन करता हूँ और मैं कहता हूँ, हाँ सर, मैं यहाँ हूँ, सोच, चिंता गायब हो गई। फिर अपने अंतिम दिनों में 2 या 3 वर्षों के लिए उन्होंने कभी भी बोकुजू को अपना नाम नहीं बताया, और कभी जवाब नहीं दिया। हाँ सर, मैं यहाँ हूँ, शिष्यों ने पूछा। गुरु, अब आप कभी ऐसा नहीं करते? तो उन्होंने कहा, लेकिन अब बोकुजू हमेशा वहाँ है, वह हमेशा वहाँ रहता है, और कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं उसे याद करता था, कभी कभी चिंता मुझे ले जाती थी, मुझ पर बादल छा जाते थे, और बोकुजू वहाँ नहीं था। इसलिए मैं बोकुजू को याद करना पड़ा, और चिंता गायब हो गई। अपना नाम आजमाएं। जब आप गहरी चिंता महसूस करते हैं, तो बस यह कोशिश करें। यह एक खूबसूरत चीज है। अपना नाम आजमाएं। जब आप गहरी चिंता महसूस करते हैं, तो बस अपना नाम बोकुजू या किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन आपका नाम, और फिर उसे उत्तर दें।
हाँ सर, मैं यहाँ हूँ और अंतर महसूस करता हूँ। चिंता नहीं रहेगी, कम से कम एक क्षण के लिए आपको बादलों से परे एक झलक मिलेगी, और उस झलक को गहरा किया जा सकता है एक बार जब आप जानते हैं कि यदि आप सतर्क हो जाते हैं तो चिंता नहीं होती है, यह गायब हो जाता है। आप अपने स्वयं के भीतर और आंतरिक कार्य करने के तंत्र के बारे में गहराई से जान गए हैं। एक कुर्सी के ऊपर, लड़ाई में उड़ना, अत्यधिक उत्सुकता में, भूख की शुरुआत में, भूख के अंत में, अबाधित रूप से जागरूक होना। आप कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, भूख है। सतर्क हो जाओ, भूख लगने पर क्या करें। क्या हुआ है, जब आप भूख महसूस करते हैं तो आप इसे कभी भी अपने साथ घटित होते हुए नहीं देखते हैं। तुम भूखे हो जाते हो, आपको लगता है मुझे भूख लगी है। वास्तविक भावना यह है कि मैं भूखा हूँ, लेकिन आप भूखे नहीं हैं। आप केवल इसके प्रति सचेत हैं, यह सीमा पर कुछ हो रहा है, तुम केंद्र हो, तुम इसके प्रति जागरूक हो गए हो। यह एक वस्तु है, तुम विषय बने रहते हो, तुम साक्षी हो, तुम भूख नहीं हो, भूख तुम्हें हो रही है। आप वहाँ थे जब भूख नहीं थी और आप वहाँ होंगे जब भूख मिट गई होगी। तो भूख एक दुर्घटना है, यह आपके साथ होता है। सतर्क हो जाएं, फिर आपकी पहचान नहीं होगी। अगर आपको भूख लगती है तो सतर्क हो जाएं कि भूख है, इसे देखो, इसका सामना करो, इसका सामना करो। क्या होगा, जितना अधिक आप सतर्क हो जाते हैं उतना ही दूर भूख को महसूस किया जाएगा। कम सतर्क, निकट। यदि आप सतर्क नहीं हैं तो ठीक केंद्र पर आप महसूस करेंगे मैं भूखा हूँ। यदि आप सतर्क हो जाते हैं तो भूख को फेंक दिया जाता है, भूख वहाँ है, तुम यहाँ हो। भूख एक वस्तु है, तुम साक्षी हो। उपवास केवल इस वजह से किया गया है। इस तकनीक के लिए अपने आप में उपवास करने का कोई फायदा नहीं है। यदि आप इस तकनीक को भूख से नहीं कर रहे हैं तो उपवास मूर्ख है। बिना किसी उपयोग के महावीर इस तकनीक के साथ उपवास करते थे और जैन इस तकनीक के बिना उपवास का उपयोग करते रहे हैं। फिर यह मूर्खता है, आप बस विनाशकारी हैं और यह किसी भी मदद का नहीं हो सकता। आप महीनों तक भूखे रह सकते हैं और भूख से पहचाने जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि मुझे भूख लगी है। यह बेकार, हानिकारक है। उपवास पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हर दिन आप इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन समस्याएं हैं, इसीलिए उपवास सहायक हो सकता है। आमतौर पर हम भूख लगने से पहले खुद को भोजन के साथ भर लेते हैं। आधुनिक दुनिया में भूख महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास अपने भोजन के लिए एक समय निर्धारित है और आप उन्हें लेते हैं। आप कभी नहीं पूछते कि शरीर को भूख लग रही है या नहीं। निश्चित समय पर आप अपना भोजन लें, भूख नहीं लगती है, आप कह सकते हैं नहीं, जब 1 बजे है तो मुझे भूख लगती है। वह झूठी भूख हो सकती है। आप इसे महसूस करते हैं क्योंकि यह 1 बजे है, आपका समय है। किसी दिन आप एक चाल खेल सकते हैं, अपनी पत्नी या अपने पति को घड़ी बदलने के लिए कहें, ये 12 है और घड़ी दिखाएगी कि यह 1 है। आपको भूख कम लगेगी या यह पहले से ही 1 घंटा तेज है। यह 2 बिल्कुल ठीक है और घड़ी 1 दिखाती है। तब आपको भूख लगेगी। आप घड़ी देखते हैं और आपको भूख लगती है। यह कृत्रिम है, झूठा है, यह वास्तविक नहीं है। इसलिए उपवास मददगार हो सकता है। यदि आप उपवास करते हैं तो 2 या 3 दिनों के लिए आप एक झूठी भूख महसूस करेंगे। तीसरे या चौथे दिन के बाद ही असली भूख महसूस होगी। तुम्हारा शरीर मांगेगा, मन नहीं। जब मन मांगता है तो झूठा होता है, जब शरीर मांगता है तो यह वास्तविक है। और जब यह वास्तविक होता है और आप सतर्क हो जाते हैं तो आप अपने शरीर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। भूख एक शरीर घटना है। एक बार जब आप महसूस कर सकते हैं कि
भूख आपसे अलग है और आप इसके साक्षी हैं। तो आपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन आप कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। ये केवल उदाहरण है, इस तकनीक का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, लेकिन एक बात पर जोर दें। अगर आप भूख के साथ कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम 3 महीने भूख के साथ चलें, तब केवल किसी दिन आप अपने शरीर से असंतुष्ट होंगे। डिवाइस को हर दिन न बदले, क्योंकि किसी भी तकनीक के साथ गहनता की आवश्यकता होती है, इसलिए 3 महीने के लिए कुछ भी चुनें, इसके साथ रहें। तकनीक को लागू करें, इसके साथ काम करें और शुरुआत में हमेशा जागरूक रहें। बीच में यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार पहचान के बाद आपको लगता है कि आप भूखे हैं। आप इसे बदल नहीं सकते, आप मानसिक रूप से बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं, नहीं, मैं भूख नहीं हूँ, मैं गवाह हूँ, वह झूठा है, यह मन की बात है। यह कोई अनुभव नहीं है, बस शुरुआत में जागरूक होने की कोशिश करें। और याद रखें, आप यह कहने के लिए नहीं है कि मैं भूख नहीं हूँ। इस तरह मन धोखा दे सकता है। आप कह सकते हैं, भूख तो है, लेकिन मैं भूखा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। आप कुछ कहने के लिए नहीं है, तुम जो भी कहोगे वह झूठा होगा, क्योंकि तुम झूठे हो। यह जबकि मैं शरीर नहीं हूँ मदद नहीं करेगा। आप कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आप शरीर हैं। यदि आप वास्तव में जानते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, तो मैं शरीर नहीं हूँ कहने का क्या उपयोग है? कोई फायदा नहीं है, यह बेवकूफ लगेगा। अवगत रहें। और तब यह भावना कि मैं शरीर नहीं हूँ वहाँ होगा। यह एक सोच नहीं होगी, यह एक भावना होगी। यह सिर में महसूस नहीं किया जाएगा, यह सब आपके होने पर महसूस किया जाएगा। आप दूरी महसूस करेंगे कि शरीर दूर है, मैं बिल्कुल अलग हूँ, और दोनों के मिश्रण की संभावना भी नहीं है। आप नहीं कर सकते, शरीर ही शरीर है, यह बात है। और तुम चेतना हो, वे एक साथ रह सकते हैं, लेकिन वे कभी भी मिश्रण नहीं करते हैं, वे मिश्रित नहीं हो सकते। पिछला अगला